हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी हड़प्पा सभ्यता के पहले अध्याय में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता है, जिस प्रकार से वर्तमान में हमारा देश भारत जो है वो विश्व के अन्य देशों के साथ के अंदर व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहा है और है, उसी प्रकार से आज के हजारों साल पहले हमारी जो सभ्यता के जो लोग थे, निवासी थे, क्या इनके भी विश्व की अन्य जो सभ्यताएं हैं, अन्य जो देश हैं उस समय के, क्या उनके साथ व्यापारिक संबंध थे? हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। क्या इसके कोई लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारी सभ्यता की खोज के दौरान हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं क्या कि पश्चिमी देशों के साथ में सुदूर अरब जो कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, खाड़ी जो देश हैं, उन खाड़ी देशों के साथ में भारत की हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे या नहीं थे? इसके संदर्भ में जानकारी हमें जुटानी है। तो मैंने इसकी हेडिंग लगाई है, हड़प्पा वासियों का अन्य देशों से संपर्क स्थापित था या नहीं था। पहला है, मैंने इसका बिंदु बना के लिखा है, किताब के अंदर कोई बिंदु नहीं है, मैंने बनाए हैं। तो पहला बिंदु है कि साझा। साझा का मतलब साथ में, उद्भव। उद्भव का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत। हड़प्पा सभ्यता के साथ में ऐसा है कोई देश, ऐसी कोई सभ्यता और थी क्या जिसका भी जो है वो साथ साथ में विकास हुआ या प्रारंभ हुई? दोनों सभ्यताएं साथ साथ में प्रारंभ हुई, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? तो एक तो अपना है ये हड़प्पा, ठीक है, ये तो अलग एक शहर का नाम है, लेकिन पूरी सभ्यता के लिए ही हड़प्पा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। सर हमारी सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता है, तो फिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में अब तक लगभग 1400 स्थल खोज लिए हैं। कितने स्थल खोज लिए हैं? 1400 स्थल खोज लिए हैं। इन 1400 स्थल के अंदर सबसे प्रथम स्थल का नाम क्या है? हड़प्पा नाम है, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसीलिए मैं बार बार हड़प्पा नाम लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि पाठ का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता होता, सिंधु सरस्वती होता, तो मैं सिंधु नाम लिखता है यहाँ पर, क्योंकि पाठ का नाम हड़प्पा है, इसलिए मैं बार बार हड़प्पा लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो एक तो अपनी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पावासी, हड़प्पाई क्षेत्र ये मान लो, या आप न समझे तो पूरा सिंधु घाटी क्षेत्र, ठीक है। और एक देश है पश्चिम में ओमान, क्लियर रखिए। इन दोनों देशों के अंदर एक चीज जो तैयार हो रही है, जो मिलती है, वो है तांबा। क्या मिलती है? तांबा, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों जो देश है वो तांबे का लेन देन कर रहे हैं, और इस तांबे के साथ साथ में इनको एक धातु जो कॉमन मिल रही है दोनों देशों के अंदर, वो है निकल, ठीक है। ये भी एक प्रकार की धातु है। शुरुआती दौर के अंदर जब हड़प्पाई क्षेत्र में तांबे के साथ साथ में निकल निकलना प्रारंभ हुआ, उसी क्षेत्र का निकल और उसी समय का, जिस समय हड़प्पा क्षेत्र में निकल धातु निकलना प्रारंभ हुआ, उसी समय ओमान में भी जो है वो निकल धातु निकलना प्रारंभ हुआ, उसकी खोज प्रारंभ हुई। तो विद्वान जो ये अनुमान लगा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता और ओमान सभ्यता का उद्भव जो है, प्रारंभ जो है, या ये दोनों सभ्यताएं एक साथ विकसित हुई है। लेन देन के दौरान ये पाया गया कि लेन देन के दौरान कि ज्यादातर उनको तांबे के लेन देन के दौरान उन्हें निकल धातु के जो अंश दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों जो समय है वो एक साथ है। इसलिए विद्वानों का मानना है कि ओमान और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसा हुआ है? एक साथ हुआ है। एक साथ एक दूसरे का सहयोग करती हुई ये सभ्यताएं आगे बढ़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है हड़प्पाई मृद भांड। मृद भांड मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है मृद भांड का मतलब? मृद भांड का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, और बर्तन भी किसके? मिट्टी के। मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है? मृद भांड कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोथल, धोलावीरा के बहुत सारे मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने के अवशेष मिले वहां पर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक हड़प्पाई मृद भांड, मोटा सा मूंड जिसको हम कहते हैं, मटका जिसको हम कहते हैं, वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? ओमान से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? ओमान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इस मृद भांड से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? भारतीय विद्वानों ने अंदाजा लगाया है कि ये हड़प्पाई मृद भांड जो ओमान से प्राप्त हुआ है,
संभवतः शायद हड़प्पाई लोग जब ओमान के साथ में व्यापार करते थे तो इस बड़े से मटके के अंदर इन्होंने जो सामग्री रख रखी है, ठीक है, शायद वो इसकी खरीद फरोख्त करते थे, खरीदना और बेचना। शायद इसके अंदर जो सामग्री रखी हुई है इस सामग्री को बेच करके, ठीक है, या तो कोई सामग्री को वहां पर क्या करते थे, बेचते थे, ठीक है, या इसके अंदर जो माल है एक तरीके से, ठीक है, वो वहां पर अन्य जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने के काम आता था। दोनों बातें हो सकती है, या तो इसके अंदर जो सामग्री है वो वहां पर बेचने के लिए ले जाती थी, और या फिर इसके अंदर जो सामग्री है इस सामग्री का प्रयोग करके वो दूसरी वस्तु खरीदते थे। आपने 10वीं कक्षा के अंदर 9वीं के अंदर पढ़ा था ना, वस्तु के बदले वस्तु खरीदना और बेचना, ठीक है, आवश्यकता का दोहरीकरण, एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु खरीदना। तो ये भी हो सकता है, उस समय पैसे वगैरह उतने नहीं थे, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई धातु हो सकती है, कोई अन्य कोई कीमती चीज हो सकती है, मणके वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसमें सोना हो सकता है, इसके अंदर तांबा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इसके अंदर जो रखी ये चीज है इसको बेच करके वो वहां पर व्यापारिक क्रियाएं करते थे, ध्यान रखना। तीसरा बिंदु है संकेतक। संकेतक का मतलब ऐसे छोटे मोटे साक्ष्य जिनके आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, जैसे कि आप खेतों के अंदर जाते हो, किसी जानवर के खोज चिन्ह देख करके अंदाजा लगा लेते हो। वहां पर अगर कोई मान लो कि खाने पीने की वस्तुएं पड़ी है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, वहां पर किसी के कपड़े पड़े तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरीके से बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसके आधार पर हम संकेत पाकर के हम आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ संकेतक भी हमारे पास में जिससे हम अंदाजा लगाएंगे कि हड़प्पाई क्षेत्र के लोगों का सुदूर पश्चिमी देशों के साथ भी संपर्क का क्या संकेतक है। मुहर, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो कलाकृति है वो कौन सी है, मुहर निर्माण, ठीक है, मुहर क्या है, मुहर, ध्यान में रखना। मुहरों के बाद में सिंधु सभ्यता के बाद माप तोल की इकाई में काम आने वाले पाठ कैसे हैं, 1 2 4 6 8 16 32 64 128 256, ये 512, ये आगे बढ़ता रहेगा आंकड़ा इस प्रकार से, ठीक है। ये उनके बाट है। हमारे बाट 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, इस प्रकार के बाट है। तो ये बाट है। पास से खेलने के लिए काम आने वाले मनोरंजन का साधन, ठीक है, ध्यान रखना। मनोरंजन के साधन में हालांकि जो मान लो कि आपस के अंदर कुश्ती वगैरह हो सकती है, जानवरों का खेल हो सकता है, उनके साथ में चौपड़ पासे का मैंने बताया था आपको बहुत पहले भी, ये हो सकता है। और ये कीमती मनके वहां की सभ्यताओं की खोज के दौरान या वहां पर इन भारतीय चीजों के अवशेष मिले हैं, तो ये चीजें उड़कर नहीं गई है, ताऊते तूफान में चली गई है, वहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ के लोग मनके बेचने के लिए, मोहरें बेचने के लिए, अपने खुद के बाट माप तोल के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए ये पासे वगैरह ये सब ले जाते थे। तो कुछ चीजें वहां पर भी मिली है, ये ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन में हम ये अंदाजा लगाएंगे कि भारतीय सभ्यता का भी उन देशों के साथ में संपर्क था। और चौथा बिंदु है मेसोपोटामिया के लेख। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये मेसोपोटामिया क्या है। 11वीं कक्षा के अंदर मैंने बच्चों को बताया था, जो बच्चे यहाँ पर थे उनको अच्छी तरीके से पता है कि मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, ठीक है। 2 नदियां हैं अपने विश्व के अंदर, एक का नाम है दजला, एक का नाम है फरात। इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं इराक। क्या बोलते हैं, इराक। इराक देश है, इराक ध्यान में है, सब सुना सबने। इराक देश की सभ्यता को नाम दिया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में से एक है कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पाई लोगों का मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापारिक संबंध था, ठीक है। इसके साक्ष्य के तौर पर हमें वहां पर हड़प्पा के लेख जो हैं, हड़प्पा के अंदर जो लेख लिखे हुए हैं, इन लेखों में एक शब्द मिला है जिसका नाम है मेलुहा। क्या नाम है, मेलुहा, ठीक है।
अभी इस हड़प्पाई लेख में इस मेलुहा नाम के शब्द का अर्थ हमने निकाला है कि ये मेलुहा शब्द जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है। मेसोपोटामिया के लोग इस हमारी भारतीय सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? मेलुहा के नाम से। हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए जो है वो किस शब्द का प्रयोग मिला है मेसोपोटामिया की सभ्यता में? मेलुहा शब्द का प्रयोग मिला है, ठीक है। और इस मेलुहा देश को मेसोपोटामिया के लोग इस मेलुहा देश को किस नाम से पुकारते थे? नाविकों का देश। ठीक, वो क्या नाम है? नाविकों का देश, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो नाविक हैं, यहाँ के जो जहाज वगैरह जो चला करके जाते थे वो बड़े शातिर और अच्छे कुशल थे, इसलिए इसको नाविकों का देश कहा गया है, ठीक है। एक मेसोपोटामिया के लेखों के अंदर अपने भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी जिक्र है। किसका जिक्र है? मोर का भी। और मोर के लिए विशेष शब्द का प्रयोग किया है हाजा पक्षी। क्या नाम है उसका? हाजा पक्षी। ये लो, ये तो जाने दो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का। किस शब्द का? मेलुहा शब्द का। मेलुहा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़प्पाई क्षेत्र। क्या नाम है? हड़प्पाई क्षेत्र, ठीक है। तो हड़प्पा वासियों का पश्चिमी देशों के साथ संपर्क था। इसके चार हमारे पास में विकल्प हैं अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए। दोनों सभ्यताएं, ठीक है, हड़प्पा और रोमान का एक साथ उद्भव हुआ है, मतलब एक साथ दोनों सभ्यताएं अपने विकास के कालक्रम में आगे बढ़ी है, ठीक है। हड़प्पाई मृत भांड के अवशेष हमें ओमान से मिले हैं। शायद इस मृत भांड के अंदर रखी जो सामग्री थी वो वहां पर बेचने के लिए प्रयोग में ली जाती थी, ठीक है। तीसरा संकेतक सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो कलाकृति है वो कौन सी है? मुहर है, ध्यान रखना, ठीक है। मुहर है, बाट है, पासे हैं, मनके हैं, इनकी अवशेष हमें ओमान से और पश्चिमी देशों के साथ मिले हैं। और एक मेसोपोटामिया का एक लेख मिला है जिसमें एक शब्द लिखा गया है मेलुहा। इस शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया इराक के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लिए किया है, हड़प्पाई क्षेत्र के लिए किया गया है। और मेलुहा का शाब्दिक अर्थ उन्होंने निकाला है नाविकों का देश, ठीक है। ये प्रश्न कॉपी के अंदर करना है, समझना इसको। धन्यवाद।